बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चीन से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन आज ही से मुल्क भर में तकसीम की जाएगी। कोरोना वैक्सीन की हवालगी की तकरीब आज 2 बजे नूर खान एयरबेस पर होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के सफ़ीर नोंग रोंग तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीन ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन बतौर तोहफ़ा भिजवाई है। फरवरी के आखिर तक कोरोना की 11 लाख खुराकें दरकार होंगी। चीनी सफ़ीर का कहना है कि चीन को पाकिस्तान के वैक्सीनेशन प्लान में हिस्सा डालने वाला पहला मुल्क बनने पर फ़ख्र है। चीन अपने आहनी ब्रादर मुल्क की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर शेख की नज़रबंदी के हुक्म इम्तना में 1 दिन की तौसी कर दी। अटॉर्नी जनरल की मुलजमान की रिहाई के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत बताए एक शहरी को किस तरह नज़रबंद रखा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को सुने बगैर रिहाई का फैसला दिया। वफाकी हुकूमत को सिंध हाई कोर्ट में फरीक भी नहीं बनाया गया। इस तरह के मुकदमात में वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ लाज़मी होता है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 88 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 54 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये मुसलसल तीसरा इजाफा है। 1 दिसंबर से अब तक सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 21 पैसे फी लीटर इजाफा हो चुका है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वजीर असद उमर शिकारपुर में तकरीब से खिताब करें। लोगों को लूटा जा रहा है। जो कच्चे के इलाके के वहां से जो एक्टिविटीज होती थी, जो पहले उसके ऊपर थोड़ा काबू पाया गया था आज से 10, 15, 20 साल पहले, वो दोबारा से बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल यह है कि हुकूमतों की जिम्मेदारी जो होती है, उसकी पहली जिम्मेदारी जो है वो तो लोगों की माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ है। और अगर सिंध के अवाम की ये सूरत हाल कर दी गई है तो क्या वफाक को इसके अंदर कोई किरदार अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि जरा सा भी अगर हम सिंध के अवाम के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो आगे से नारा ये बुलंद होता है 18वीं तरमीम का, सिंध के बाइख्तियार होने का। इसमें इस अवाम के बाख्तियार होने का, सूबों को इख्तियार होने का, तो जितना इदराक इमरान खान को है किसी और सियासतदान को नहीं। आप जितनी भी उनकी तकारीर उठा के देख लें, जो उन्होंने फैसले किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत आई तो गांव की सतह के ऊपर जो है मुकामी हुकूमत बना दी गई, तरक्याती फंड दिए गए, गांव की सतह के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। लेकिन बाइख्तियार होना और आजाद होना कि आप अपने लोगों के ऊपर, अपने अवाम के ऊपर, अपने इलाके के अंदर जुल्म और जबर करें, ये एक चीज नहीं है। वफाक अपनी जिम्मेदारी समझती भी है और वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए तैयार भी होती है। मैं छोटी सी मिसाल दूं, पिछले साल कोरोना की बीमारी आई, सेहत जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट है, सारे इख्तियारात सूबों के पास हैं। लेकिन चाहे वो टेस्टिंग किट्स हो, चाहे वो हस्पताल के अंदर जो अमले ने खुसूसी पर्सनल प्रोटेक्टिव पहनने हो, लेबोरेटरीज का कयाम हो, ये तमाम चीजें, ऑक्सीजन बेड्स हो, वेंटिलेटर्स हो, इन तमाम चीज के लिए वफाक ने अरबों रुपए खर्च किए और पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर ये मुहैया की गई, बशमूल सिंध के। जब कोरोना की वजह से लोगों का रोजगार खत्म हुआ और लोगों की आमदनी एकदम से खत्म हुई, तो खास तौर पे वो जो कमजोर तबका था, जो दिहाड़ीदार था, बिलावल तो कहते थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, मुराद अली शाह कहते थे कोई भूख से मरता नहीं है। लेकिन इमरान खान को एहसास था
कि गुर्बत क्या चीज होती है और गुर्बत के अंदर भूख क्या चीज होती है। इसलिए वफाक ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लोगों की मदद करने का प्रोग्राम किया और सिर्फ 2 माह के अरसे के अंदर अंदर 200 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम में तकसीम किए गए, जिसमें से 65 अरब रुपया सिंध के अवाम के ऊपर खर्च किया वफाक ने। और जब वो पैसा बांटा जा रहा था तो मुराद अली शाह कहते थे कि ये मुजरिमाना काम हो रहा है। शायद उनकी नजर में गरीब की मदद करना मुजरिमाना काम होता है। तो जब आपको आज की बात कर लें, अखबार बना हुआ है, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वैक्सीन आ रही है, सिंध जो है वो वैक्सीन लेकर सबसे पहले करेगा। वैक्सीन एक नहीं है सिंध हुकूमत के पास, तमाम वैक्सीन वफाक इनको दे रहा है और उसके ऊपर सियासत हो रही है। शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसी चीज जो लोगों की सेहत की चीज है उसके ऊपर भी सियासत की जा रही है और झूठ बोलकर सियासत की जा रही है। इन सब अब वैक्सीन के लिए भी लाइन में लगे हुए होंगे कि वफाक दे, लेकिन जब भी इनका जो जबर है, इनका जो जुल्म है सिंध के अवाम के ऊपर, जब उसकी बात की जाए तो उनको 18वीं तरमीम याद आ जाती है। ये जो हालात हमने यहां पर देखे हैं उसको सबसे पहले अव्वलीन तरजीह में, बाकी तरक्याती कामों के ऊपर भी काम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल। आज दोपहर को भी हमारी मीटिंग है, सारे इलाके के बहुत सारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाया हुआ है, वफाक के इदारों को भी साथ बिठा के अपने तरक्याती मंसूबों की भी बात करेंगे और वापस वजीर आजम के पास रिपोर्ट लेके जाएंगे। लेकिन सबसे पहली जो रिपोर्ट मैंने लेकर जानी है वो ये है कि सिंध के अवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। शिकारपुर के, जेकबाबाद के, घोटकी के अवाम, सखर के अवाम अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे। और मैं वजीर आजम से दरख्वास्त करूंगा कि वजीर आजम आपको वफाक की तरफ से इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये ना परेशान हो जाना। अभी उन्होंने बोल दिया ओहो जी गवर्नर राज लगने वाला है, कोई गवर्नर राज नहीं लगने वाला, लेकिन लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाक मेरी वजीर आजम को ये दरख्वास्त होगी जिम्मेदारी पूरी करे। और अगर सिंध की पुलिस, आईजी और सिंध की हुकूमत ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम कर सक रही है, जिस तरीके से हम इनको कोरोना की टेस्टिंग की किट्स मुहैया करते हैं, जिस तरीके से हम अवाम के मुश्किल के अंदर सिंध के अवाम को बराह रास्त पैसा पहुंचाते हैं, जिस तरीके से इस हफ्ते हम इनको वैक्सीन देंगे, उनसे बोलो फिक्र ना करें, देंगे, क्योंकि सिंध के अवाम भी हमारे लिए उतने अजीज है जितने पाकिस्तान के किसी और इलाके के अवाम हो। सिंध भी हमारा है जैसे बाकी पाकिस्तान हमारा है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें ये जिम्मेदारी भी पूरी करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि जबर हो, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले और वफाकी हुकूमत खामोश बैठी रहे। इंशाअल्लाह ताला जो भी वफाक को करना पड़ा, तैमूर आपने ये बहुत जबरदस्त चीज सिंध के अवाम के लिए उठाई है, इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी काम करवाएंगे। आखिर में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये सारा, जैसे मैंने कहा, वजीर आजम की हिदायत पे हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये जाकर सिंध के अंदर जो है ग्राउंड से जो है सब मालूमात इकट्ठी करो, ये वजीर आजम तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जल्द वजीर आजम को यहाँ पर लेकर भी आएंगे। हम ये जो अजला हैं इर्द गिर्द के, वहाँ के तमाम लोगों से मुलाकात भी हमने अरेंज करनी है ताकि खुद बराह रास्त वजीर आजम उनकी बात भी सुन सके, तरक्याती मंसूबे जो हैं उनके बारे में भी बात कर सकें। और ये जो जुल्म हो रहा है सिंध के अवाम के ऊपर, ये जो इस वक्त जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसकी भी वो खुद बराह रास्त भी रिपोर्ट लें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा ऑपरेशन हो जिससे लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिन्होंने कोविड के मरीजों का ख्याल किया है, उनकी भी बाकायदा लिस्टें हेल्थ केयर कमीशन ने तैयार की हैं। जितना हिस्सा हमारे वर्कर्स को मिलेगा उतना ही जुडिशियसली हम उनको भी देंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं इसलिए आपको सारी बातें बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ फैलाई जा रही थी। प्रायोरिटी हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। 1,
अगर आप महंगाई के आदाद व शुमार सिंध हुकूमत के देख लें तो आपको पता चलेगा कि उससे बहुत बेहतर हालात है। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, गरीब जो है जी बिल्कुल बसता जा रहा है, पीटीआई उस पर क्या काम कर सर मैं ये बहुत अच्छा सवाल है आपने। मैं बताएंगे सबसे बड़ी चीज क्या है जिसके ऊपर लोगों को महंगाई का लोगों ने तकलीफ महसूस की है, वो आटा है, जो सबसे बुनियादी चीज है। सिंध के अवाम मुराद अली शाह से, बिलावल से, जरदारी से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि पिछले 6 माह से ज्यादा से पंजाब के अंदर आटा 20 किलो जो है वो 860 रुपए का क्यों बिक रहा है और सिंध के अवाम को 1100, 1150, 1200, 1250 का क्यों मिल रहा है। जिस तरीके से पंजाब अपने लिए गंदम पूरी पैदा करता है, सिंध भी पूरी करती है। वो ये जो 300 और 400 रुपए का फर्क है, ये किसकी जेब के अंदर जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, महंगाई का बहुत बड़ा मसला अवाम ने फेस किया है और सबसे बड़ा आटे का है। आप भी ये सवाल जरूर पूछिएगा सिंध की हुकूमत से। सिंध के हवाले से उस पर बड़ा शोर मचा हुआ है, इमरान खान ने सिंध के खिलाफ बात की है, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? वो ज्यादा शोर इसलिए मच रहा है कि उनको पता है कि यहाँ पर जो इजारादारी बनी हुई थी वो इमरान खान तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई कैमरा नहीं होता जब हम कमरे में बैठते हैं, मैं इस वक्त उन्हीं की हिदायत पे यहाँ पे आया हुआ और खुद वो भी आएंगे, और वो बार बार ये कहते हैं कि सिंध के अवाम के साथ जुल्म हुआ है। 18वीं तरमीम हो या ना हो, वो वफाक की बराह रास्त जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन हमने उस कमी को पूरा करना है। सिंध में हुकूमत हमारी नहीं है, ये सबको पता है, ये बिलावल को भी पता है, ये जरदारी को भी पता है। उस हकीकत की उन्होंने निशानदेही की थी, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया, जिस तरीके से सिंध की खिदमत करने की कोशिश की है पिछले 1 साल के अंदर, इसी तरीके से मजीद दूसरे इलाकों के अंदर भी हम काम करेंगे। सवाल यह है कि सिंध में डाकू राज है, कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि सिंध के हॉस्पिटल, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह है और पूरा सिंध गटर की सियासत के हवाले भीड़ चढ़ा हुआ है। उसके बावजूद सिंध के लोग इमरान खान पर एतमाद नहीं करते। खोट कहाँ पे, कमी कहाँ पे? सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, यही जो आपने सवाल पूछा ना, उसी के अंदर जवाब भी छुपा हुआ है। इस वक्त जो है शायद तब्दीली के लिए पाकिस्तान में सिंध से ज्यादा कोई भी और तैयार नहीं है। और आपको पता है कि सिंध की आवाम जो है वो सियासी तौर पर पाकिस्तान की सबसे बाशऊर आवाम है। खास तौर पे शायद मैं उस वक्त, हम कॉलेज से निकले थे नए नए, जो 83 की MRD की मूवमेंट हुई, उसके बाद सिंध में जो है वो बच्चा जो है उसके अंदर सियासी शोर पैदा हो गया। सबसे ज्यादा सियासी शोर रखने वाले लोग हैं, उनको नजर आता है कि अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज हमारे पास मौजूद है। जैसे सिंध में हर चीज मौजूद है, शायद पाकिस्तान का और कोई भी सूबा नहीं है ऐसा जिसके पास समुंदर भी है, दरिया भी है, ज़राअत भी है, सनत भी है। सब कुछ होने के बावजूद, तारीख भी है, सकाफत भी है, उसके बावजूद जो सिंध के हालात है वो आवाम को नजर आते हैं। लेकिन एक खौफ है, और यही मैं आपसे बात कर रहा था अभी, ये जो आपने कहा ना सवाल के अंदर के डाकू राज है, वही डाकू राज की वजह से लोगों को दबाया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये डाकू राज कायम नहीं रहेगा। आपकी वज़ीर आला सिंध से जब मुलाकात हुई थी, ये जो सारी बातें सिंध गवर्नमेंट की आप गिना रहे हैं, ये आपने उन मुलाकात में बात की, उनसे शिकायतें की? सर ये बिल्कुल उनके साथ बात भी होती है। हमारा तो गिला ये है कि वो जो कराची का पैकेज हमने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने मिलकर बनाया था, उसके अंदर से एक बुनियादी जो बात थी, जो हमने मुतालबा रखा था और वो मान गए थे, वो बुनियादी मुतालबा क्या था? वो ये था कि जो सारे पाकिस्तान में मुकामी हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं, जो कि उमूमी तौर पे कम है, उससे ज्यादा बाइख्तियार करने की जरूरत है, वो भी सिंध के अंदर जो है वो शहरों से लेके वो भी सूबाई हुकूमत ने ले दिए। वाटर सीवरेज बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये भी सारी सूबाई हुकूमत ने ले लिया और ये उन्होंने इत्तफाक किया, इसी बुनियाद के ऊपर माहिदा हुआ और उन्होंने कहा, हमने उनसे कहा कि आप इसके अंदर कानूनी तरमीम करें। उन्होंने कहा कानूनी तरमीम करने में तो टाइम लगेगा, ऐसा करते हैं कि मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इसको फौरी तौर पे कर देता हूं। उसको भी तकरीबन 6 माह गुजरने को आ गए हैं। अभी आगा तैमूर से यही बात हो रही थी कि ये काम जो है ये करने का है, जो लोगों के रोजमर्रा के मसाइल है, इसका हल ही एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट का निजाम है।
تو باقی تو انہوں نے جو کیا چیز کرنی ہے وہ جس کے اوپر براہ راست معاہدہ ہوا تھا اس کے اوپر بھی لے تو لال ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی تاخیر ہو رہی ہے. امید ہے کہ وہ جلد پورے کر دیں گے. سب اچھا, ویسے آغا تیمور بتا رہے تھے کہ شکارپور کی کیا چیزیں مشہور ہے. میٹھا پانی مشہور ہے. ہمارے لیے تو شکارپور کی مٹھائی اور کلفی مشہور ہے. تو میٹھے لوگ ہیں, میٹھی چیزیں ہوتی ہیں, یہاں پہ میٹھا پانی ہے. میں نے جیسے کہا کہ ہم تمام جو یہاں کے لوگ ہیں, منتخب نمائندے ہیں, ان سے ہم یہ اس وقت ترجیحات لے رہے ہیں. آج میں نے دوپہر کو جیسے بتایا سکھر میں ہماری میٹنگ بھی ہو رہی ہے. وہ تمام ترجیحات بنا کر ایک پورا پیکج بنا کے ہم وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد اعلان وزیر اعظم خود آگے کریں گے. سر, فراڈ شیٹ معاملے پر حکومت کمیشن کب بٹھائے گی؟ نیب کا موقف سامنے آیا ہے کہ ایک ایسے شخص کو کس کی منظوری ہے $1.5 ملین کا جو ہے وہ معاہدہ کیا گیا, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں, جو کمیشن جو ہے اس کی تو کابینہ کی منظوری دے دی گئی ہے. کابینہ کی میٹنگ میں بھی ہوا تھا اور اس کے بعد سرکولیشن سے اس کی اپروول بھی ہو گئی ہے, اور وہ اس لیے کی گئی تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کوئی تاخیر ہو. یہ بالکل پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے اور پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے یہ معاہدے کیے گئے, کس طریقے سے چوری کے پیسے کو چھپایا گیا. اور ظلم تو یہ کہ اس چوری کے پیسے کو جب وہ پکڑا گیا اس کو چھپانے کے لیے جو ہرجانہ دینا پڑا ہے وہ بھی پاکستان کی عوام کی جیب سے آ رہا ہے. تو یہ تو کسی صورت میں اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم خود براہ راست اگر کوئی ایکشن لیتے تو پھر ان کو وہ جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی سیاسی انتقام ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم نے ایک سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی کے اندر جو ہے کمیشن بنا دیا ہے, جس سپریم کورٹ کے جج پہ ان کو بہت اعتراض ہے. میں آخری یہ بات بولوں گا, اس کے بعد اجازت لوں گا. میں آپ سب سے بولوں گا, میں آپ سب سے ایک بات بولوں گا اور عوام جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی بولوں گا. یہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں جو آج ان کو اتنے برے لگ رہے ہیں, شیخ عظمت سعید صاحب, جب پیناما کا پہلا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہ بینچ نے دیا تھا جس میں عظمت سعید صاحب شامل تھے, تو یہی مسلم لیگ نون کی مٹھائیاں کھلانے کی تصویریں سارے پاکستان میں نے دیکھی ہیں. تو اس دن مٹھائی کھاتے ہوئے جو ہے اس وقت تو شیخ عظمت سعید برے نہیں لگے, آج ان میں اعتراض نظر آ رہا ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ کیا چکر ہے, میں نے سوچا اس میں کیا چکر ہے. میرے خیال میں جو اس دن مٹھائی کھائی تھی نا وہ مٹھائی شکارپور کی نہیں تھی, اس لیے ایسا ہوا. میانمار میں فوج نے بغاوت کے بعد اقتدار سنبھال لیا. ملک بھر میں چھاپوں کے دوران برسر اقتدار جماعت کی رہنما آنگ سان سوچی اور دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا. میانمار کی فوج کا دعویٰ ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو الیکشن فراڈ پر گرفتار کیا گیا. میانمار کی فوج نے آنگ سان سوچی اور دیگر رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد ملک کا کنٹرول سنبھالنے کی تصدیق کر دی ہے. ملک میں 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. مختلف سڑکوں پر فوج موجود ہے جبکہ اہم شہروں میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس منقطع ہے. بینک بھی عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں. اور امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت کئی ملکوں نے فوجی بغاوت کی مذمت کرتے ہوئے آنگ سان سوچی اور دیگر رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. نومبر میں ہونے والے انتخابات میں سوچی کی جماعت نے کامیابی حاصل کی تھی, لیکن فوج نے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا تھا. آپ کو اپڈیٹ کریں, اہم شہروں میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس بھی منقطع ہے.